नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सबके जीवन में शुभ लेकर आए। आप जो भी अच्छा काम करें उसमें गणपति भगवान हमेशा आपके साथ रहें, आपके जीवन में शुभ हो। आज देश के लिए भी एक शुभ काम हुआ। आज नए संसद भवन की बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी सांसदों ने प्रवेश किया। इससे पहले पुरानी जो बिल्डिंग है संसद भवन की, वहां पर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ। उससे पहले सभी लोकसभा के सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने फोटो खिंचवाई। उसके बाद दोनों सदन के सांसदों ने एक साथ फोटो सेशन हुआ, दोनों सदन के सांसदों का। फिर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ। सेंट्रल हॉल वो जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर हमारा संविधान लिखा गया। यहाँ पर लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल और पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन सभी ने संबोधन भी दिया, इन सभी ने बोला। लेकिन आप फर्क देखिए, आप इस फर्क से समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्या फर्क है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब शुरुआत की, अपने संबोधन की, तो उनको याद नहीं रहा कि आज गणेश चतुर्थी है। उन्होंने देश को गणेश चतुर्थी की बधाई ही नहीं दी। अभी कुछ और होता तो वो सबसे पहले उसकी बधाई देते उनके लिए, क्योंकि ये सब चीजें महत्वपूर्ण ही नहीं है, वो भारत की जड़ों से जुड़े हुए ही नहीं है, इसीलिए। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। इसीलिए नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों को पसंद हैं, क्योंकि वो इस देश के लोगों की नब्ज जानते हैं। वो जानते हैं कि 100 करोड़ हिंदू जिस देश में रहते हैं, सनातनी जिस देश में रहते हैं, वहां अगर आप शुभ दिन शुभ काम करने जा रहे हो, गणपति भगवान को याद कर रहे हो, तो आप किस तरह से, जो लोग इस पर्व को मना रहे हैं, कुछ लोग 1.5 दिन के गणपति रखते हैं, कुछ 5 दिन के रखते हैं, कुछ 11 दिन के रखते हैं, उनको आप किस तरह से शुभकामनाएं नहीं दोगे। तो इसी से फर्क दोनों का दिख जाता। उसके बाद यहाँ पर जो बातें हुई, प्रधानमंत्री ने तमाम चीजें कहीं। अभी तक सदन में क्या क्या हुआ है प्रधानमंत्री ने बताया, अंडरलाइन किया। कितने बड़े बड़े फैसले सदन में लिए गए, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, इसके अलावा तमाम और जो बड़े फैसले सदन में लिए गए हैं, उन सब का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। दूसरी तरफ आपने सुना अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से बोल रहे थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने चुना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का लीडर लोकसभा में जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, जिनको कम्युनिकेशन पता ही नहीं है कैसे होता। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, उन्होंने तमाम बातें बोली, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से है कि कमियां गिनाना। अरे आप बताते कि किस तरह से नेहरू के समय से इस संविधान सभा में जब काम शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक आप अपने ही काल के बता देते हैं तमाम चीजें। लेकिन उनकी आदत है ना इन लोगों की कि आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढो। जब कुछ शुभ हो रहा हो तो हमारे यहाँ कहा जाता है अगर कुछ खराब भी है तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग करेंगे, कुछ फायदा भी नहीं होता जिस तरह से बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता बनाया हुआ है लोकसभा में। फिर आप दूसरे महान नेता हैं उनके, वो भी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अंग्रेजी में बोला। अब उन्होंने जो बोला उसके बाद उन लोगों की खींच कांग्रेस पार्टी की समझ में आ गई। अब सोचिए कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वहां मंच पर, वहां जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, वहां पर जो लोकसभा में स्पीकर हैं वो हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं, विपक्ष के नेता जो राज्यसभा में हैं वो हैं, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो हैं, लेकिन कहीं गांधी परिवार नहीं है। अब इस बात की कसक इतनी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में कि क्या बताया जाए। जब फोटो खींच रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि उस लाइन में आगे सब बैठे, प्रधानमंत्री और जाहिर सी बात है बीजेपी के जो सांसद हैं वो सब बैठे, मंत्री बैठे, क्रम उसका तय होता उस तरह से। अब कांग्रेस पार्टी, सोचिए, गांधी परिवार जिसको लगता था सब कुछ हम हैं और उनको वो प्राथमिकता नहीं मिल रही है। सोचिए, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी तो आपकी सरकारों ने ऐसे काम क्यों नहीं किए, आपने क्यों नहीं बनवाया संसद भवन। खैर,
पुरानी संसद भवन से उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ सभी सांसद नई संसद भवन में गए और वहां पर संसद के सत्र की शुरुआत हुई। गणेश चतुर्थी के दिन आज नए संसद भवन में पहला दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:15 बजे जब संसद में प्रवेश किया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू की। अब समझ लीजिए समय क्यों तय किया गया था। शुभ मुहूर्त का समय 2 बजे तक का था और उसी शुभ मुहूर्त में लोकसभा में प्रवेश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे सांसदों ने। तो मुहूर्त का ध्यान रखा गया, दिन का ही नहीं मुहूर्त भी, क्योंकि गृह प्रवेश के लिए बेहद शुभ मुहूर्त था 2 बजे तक का। तो नए घर में आप प्रवेश करते हो तो आप शुभ मुहूर्त देखते ही हो ताकि सब अच्छा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई संसद में पहला वक्तव्य दिया, पहली बार वो बोले और पहले सांसद के तौर पर वो बोले, तो उन्होंने यही बात कही कि आप जिस मंशा के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ आप नए भवन में प्रवेश करते हो, नई जगह में प्रवेश करते हो, वही आपको फलीभूत होती है। यानी अगर आप नेगेटिव सोच के आओगे तो आपके संग नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच के आओगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने की बात कह दी, जो सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद 25 मिनट की तकरीबन नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी और सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी ने इस बिल को महिला आरक्षण बिल नाम नहीं दिया। मतलब ये नहीं बताया गया कि आपको आरक्षण दिया जा रहा, आप कमजोर हैं, आपको जरूरत है, नहीं। नारी वंदन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल ये कहा। इसे पेश किया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बिल के बारे में बताया कि इस बिल को हम लाने वाले हैं सदन में, तो उसके बाद फिर बोलने की बारी किसकी आई? कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी की। अब ये कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलती है, आप ये सोचिए। अधीर रंजन चौधरी ने 2 बातें गलत बोली, जिसको तुरंत अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने करेक्ट किया। और ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी तथ्यों के साथ कि क्यों ये बातें गलत हैं। उन्होंने 2 चीज कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ये बिल एक बार पास हुआ था राजीव गांधी के समय में, एकदम झूठ, सफेद झूठ। और उन्होंने दूसरी बात कही कि राज्यसभा में 2010 में जब ये बिल पास हुआ था, उसके बाद लोकसभा में ये बिल आ गया था, तो ये बिल लोकसभा में अभी भी जीवित है। मतलब अभी भी वो बिल लैप्स नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले 1996 में 1996 में जब HD देवेगौड़ा की सरकार थी तब ये बिल आया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 98 में लेके आए, 99 में उनकी सरकार में आया। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही थी वो 2008 में वो बिल लेके आई, राज्यसभा में लेके आई। और उसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। मार्च 2010 में ये बिल राज्यसभा में आया स्टैंडिंग कमेटी के बाद। और वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बिल की कॉपी फाड़कर, जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के अध्यक्ष थे उस वक्त हामिद अंसारी थे, उनके मुंह पर फेंकी। और जो आरजेडी के सांसद थे उन्होंने तो माइक तक उखाड़ने की कोशिश कर ली। मतलब इस कदर विरोध किया गया था इसका। उसके बाद ये बिल राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा से जब बिल पास हो गया तो इस बिल को लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। तो अब ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा की दे दी गई और ये बिल लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। एक चीज यहां समझिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा परमानेंट होती है, स्थायी सदन होता है, लेकिन लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और वो सदन में जो सांसद होते हैं वो बदल जाते हैं। कई बार नए चेहरे आ जाते हैं, पुराने कुछ रिपीट होते हैं। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसीलिए राज्यसभा में अगर कोई बिल पास हुआ है तो वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन अगर लोकसभा में वो आ गया है और लोकसभा में पास नहीं हुआ तो लैप्स हो जाता है। अब जब राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल लोकसभा में आया, सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म किया गया, लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया वो बिल। और उसके बाद 2014 में जब संसद का सत्र खत्म हुआ, जब संसद खत्म हो गई, जब पुरानी संसद जब लैप्स हो गई, तो उसके बाद उसके साथ ही ये बिल भी लैप्स हो गया। यानी जब संसद का समय, जब लोकसभा का टेन्योर खत्म हुआ तो ये बिल भी उसी के साथ लैप्स हो गया, क्योंकि ये बिल लोकसभा की प्रॉपर्टी हो चुका था। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो बिल तो लोकसभा में है तो नया बिल लाने की जरूरत का। अधीर रंजन चौधरी इतने पुराने सांसद हैं और उनको क्या ये बात की जानकारी नहीं है कि लोकसभा में एक टेन्योर खत्म होने के बाद वो बिल लैप्स हो जाता है। तो
ये झूठ कितना बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनको महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेना। आपको उन्हें देखा होगा, सोनिया गांधी ने जब प्रवेश किया संसद में, सदन में प्रवेश करी थी, तो उनका ये हमारा है। अरे आपका कैसे हुआ? 96 में सबसे पहले बिल आया, तो आप तो ये भी क्रेडिट नहीं ले सकती। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे ज्यादा बार ये बिल आया, तो ये बिल आपका कैसे हुआ? और अगर आपको लोकसभा में, जब 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, 2014 तक आप लोकसभा से पास नहीं करवा पाए, क्यों? अगर आपकी नियत होती तो 2010 से 2014 के बीच आपने बिल पास करवा लिया होता। लेकिन जो आपके साथी थे वो इतना खिलाफ थे कि आप हिम्मत ही नहीं कर सकती थी। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, ये पूरी तरह से खिलाफ थे, इतने खिलाफ थे कि इनकी पार्टी के सांसद माइक तोड़ रहे थे, कोई बिल की कॉपी फाड़कर जो स्पीकर है उनकी तरफ फेंक रहे थे। तो समझ लीजिए इतने। और कौन कौन? टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था 2010 में भी राज्यसभा में, और जो बीएसपी है उसने वॉकआउट कर दिया था। तो इसलिए जानना जरूरी है कि कौन साथ था, कौन साथ नहीं था। नरेंद्र मोदी अब ये बिल लेकर आए हैं। अब कांग्रेस पार्टी को डर ये है कि कहीं इसका क्रेडिट ना मिल जाए। तो सर, क्रेडिट तो मिलेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काम को करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है। नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं को बढ़ाते हैं। आप तमाम स्कीम देखिए उनकी, चाहे आप उज्ज्वला गैस योजना देखिए, जो घरों की रजिस्ट्री है वो परिवार की महिलाओं के नाम होने लगी, क्योंकि उसमें काफी छूट दी गई रजिस्ट्री में। इसके अलावा जो नल से जल योजना, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको? महिलाओं को मिला। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम योजनाएं महिलाओं के सेंट्रिक आई, महिलाओं के आसपास आई, ताकि उनको फायदा हो पाए। और ये बिल ला के नरेंद्र मोदी ने वो गेम खेला है, या कह लीजिए एक विपक्ष को जो अभी तक परेशान था कि क्या होगा, वो क्रेडिट लेने की होड़ में लग गया, जो खुद ये बिल पास नहीं करा पाया। तो आज सदन में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौन इधर बैठेगा कौन उधर। आप सोचिए, ये लोग संसद में झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, अधीर रंजन चौधरी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठों की पार्टी है। दरअसल ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और जब भी कुछ शुभ हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखिए इनको किस तरह से परेशानी हो रही है। ये ठीक है, पुरानी जो है वो हमारी धरोहर है। अभी तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको हम संविधान सदन के रूप में जानेंगे। और सोचिए इससे सुंदर नाम क्या हो सकता है? जिस बिल्डिंग में हमारा संविधान लिखा गया, सेंट्रल हॉल, जहां पर संविधान सभा बैठती थी, जहां पर डिस्कशन होता था संविधान को लेकर, उस बिल्डिंग का नाम संविधान सदन से बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन ये इसकी तारीफ में मेज नहीं थपथपा पाएंगे, क्योंकि इनको परेशानी हो जाती है, इनकी सोच ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ऊपर से ऐसे लोगों को रख लिया, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जैसे लोगों को, जो बीजेपी के इतने प्रखर प्रवक्ताओं के आगे, जो इनके वक्ता हैं बीजेपी के इतने प्रखर हैं, उनके आगे कहां से ठहरेंगे, कहां से बोल पाएंगे? और जब बोलते हैं उसके बाद सेंगोल का तो केस आप सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, आपको भी आश्चर्य होगा सुन के। सेंगोल, आपको याद है जब सेंगोल की स्थापना हुई थी, जब नए जो संसद भवन की बिल्डिंग बनी है उसका जब लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तब कांग्रेस पार्टी इस बात पे लगी थी कि नहीं जी, सेंगोल तो दिया ही नहीं गया नेहरू जी को, सेंगोल तो दिया ही नहीं गया, ये तो पता नहीं कहां से इतिहास उठा लिया, ये अपना इतिहास बना रहे हैं, नया इतिहास बना रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं भाई? वही बात जो बीजेपी ने पूरा इतिहास बताया था कि किस तरह से जब उनसे नेहरू जी से पूछा गया, माउंटबेटन ने पूछा कि किस तरह से इस सेरेमनी को किया जाए, कुछ सेरेमोनियल होना चाहिए, तो फिर उन्होंने राजगोपालाचार्य जी से पूछा, उन्होंने बताया कि इस तरह से तमिलनाडु से सेंगोल आया। फिर वो आज उस बात को आप कह रहे हो लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ के सुना रहे थे, जो बीजेपी पहले बता चुकी हो, पहले मना कर रहे थे। आप खुद तो सोचो, कर क्या रहे हो? मतलब गजब आपकी, आप तय ही नहीं कर पाते हो। अरे उस वक्त क्यों आपने इनकार किया? आपकी विरासत थी, आपको उसको ओन करना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। लेकिन तब आपको लगा कि नहीं, आज क्यों ऐसे पलट गए? आज क्या ऐसा लगा कि जो डीएमके के नेताओं ने जो सनातन को लेकर बयान दिया, जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सनातन को लेकर बयान दिया, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो उसकी भरपाई करनी है अगर, तो सेंगोल को अपना बता दो। ये इनकी हर एक बात, हर एक चर्चा, हर एक लाइन जो ये बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके चारों तरफ घूमती है? सिर्फ और सिर्फ घूमती है वोट के चारों तरफ। इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाती। वोट सबको चाहिए, क्या बीजेपी को वोट नहीं चाहिए? नरेंद्र मोदी को वोट नहीं चाहिए?
राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, वोट के लिए कोई एनजीओ तो चला नहीं रहा। राहुल गांधी टाइप जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कहते नहीं हमें वोट नहीं चाहिए, हम वोट के लिए नहीं करते हैं, तो भाई कोई और तो चला नहीं रहा ऐसी यात्रा, एनजीओ तो चला नहीं रहा। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करेंगी, लेकिन आप मतलब देश का कुछ भी नुकसान हो जाए, आपकी कोई एक लाइन ही नहीं होती, कोई सनातन को गाली दे रहा, आपको कोई मतलब नहीं। आप ये नहीं सोच रहे हो 100 करोड़ लोग जिस देश में सनातनी हैं, उस देश में आप सनातन को गाली देने वालों के साथ रहोगे, आपकी पार्टी के नेता गाली देंगे, आपको किस तरह से वोट मिलेगा। लेकिन आज आपको लगा कि एक बड़ा चूक ना हो जाए, बड़ी एक चूक हो जाएगी आपकी पार्टी से, हो गई है, हो चुकी है, उसको साधने के लिए आपने क्या किया, आपने सिंबल को ओन करना शुरू कर दिया। गजब कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, इसका नाम तो होना चाहिए कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी, सीसीपी। गजब कंफ्यूज है ये पार्टी, समझ ही में नहीं आता इनको क्या ये चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, सब जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से भारत अपने वैभव को वापस पा रहा है, भारत अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर गर्व कर पा रहा है, भारत किस तरह से अपने धर्म को लेकर, अपने मूल को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये भारत ही नहीं दुनिया भी देख रही है। और इसके बाद आप कहेंगे कि 2024 में आप जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। अभी तो देखते जाइए एक के बाद एक कार्यक्रम। अभी राम मंदिर का जब लोकार्पण होगा, जब रामलला विग्रह विराजे जाएंगे, उसके बाद क्या होगा अभी तो आप देखते जाइए। इतनी चीजें होंगी कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा और बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अभी तो कई पार्टियों के नेताओं के बयान आएंगे। एक है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं इनको तो एक धर्म से नफरत है, तो ये इसके लिए नमाज के लिए जगह क्यों, भाई क्यों बनाएंगे नमाज के लिए जगह। कल को वहां पे हिंदू कहेंगे हमें तो आज गणपति की पूजा करनी है, हमारा आज नवरात्रि का व्रत है, तो हमें दुर्गा सप्तशती पाठ करना है, ये होगा क्या? किस लिए भाई? अब ना किसी को पूजा के लिए तो मिलता ही नहीं था पहले भी, लेकिन अब नमाज के लिए भी नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। अपने घर में करिए भाई, मतलब कहां से लॉजिक। अभी ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे, आप सुनते जाइएगा, और जो आएंगे एक एक बयान आपको बताऊंगी, जुड़े रहिएगा जरूर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।